तो दोस्तों जैक रायन गोस्ट वार कर एक बेहतरीन, मैं आपको बता दूं, 2026 के अंदर एक थ्रिलर मूवी देखने को मिल रही है जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार था। वो एक तरह से रिलीज़ होने वाली है ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो की तरफ से। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्ट, डिटेल अपडेट, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताएगी। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर साल पर सेट कर दे। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। जैक रायन घोस्ट वॉर, जिसे टॉम क्लैंसी की घोस्ट वॉर के नाम से भी जाना जाता है, 2026 में बनी एक अमेरिकी राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन एंड्रयू बर्नस्टीन ने किया है और इसकी पटकथा एरन राबिन और जॉन क्रासिंस्की ने क्रासिंस्की और नोआ ओपेनहाइम की कहानी पर आधारित होकर लिखी है। ये जैक रायन श्रृंखला की छठी फिल्म और तीसरी रीबूट है। पैरामाउंट पिक्चर्स, जेनरा आर्ट्स, पुश बूट और संडे नाइट प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित और अमेज़न एमजीएम स्टूडियोज द्वारा वितरित, ये फिल्म टॉम क्लैंसी द्वारा निर्मित काल्पनिक रायन वर्स के पात्रों पर आधारित है और अमेज़न प्राइम वीडियो टेलीविजन श्रृंखला जैक रायन 2018 से 2023 का अगला भाग है। फिल्म में क्रासिंस्की ने जैक रायन की अपनी भूमिका को दोहराया है। उनके साथ वेंडेल पियर्स, माइकल केली, मैक्स बीसली, जेजे फील्ड, डगलस हॉज, बेट्टी गैब्रियल और सिएना मिलर भी हैं। कथानक दुबई में नीगल कुक द्वारा खुफिया जानकारी निकालने के लिए चलाया गया MI6 का मिशन तब विफल हो जाता है जब लियाम क्राउन उसके आदमियों को मार देता है। जैक रायन, जो अब वॉल स्ट्रीट पर एक नागरिक के रूप में काम कर रहा है, अपने दोस्त जेम्स क्रीर, जो अब CIA के उपनिदेशक हैं, से मिलता है। वो अनिच्छा से दुबई में व्यापारिक यात्रा के दौरान कुक से एक पैकेज लेने के लिए सहमत हो जाता है। उसके साथ उसका पूर्व सहकर्मी माइक नवंबर भी होता है। रायन की मुलाकात परेशान कुक से होती है, जो उसे सिगरेट का पैकेट देता है और ग्रीर को मदद की जरूरत होने की चेतावनी देता है, इससे पहले कि उसकी हत्या कर दी जाए। रायन और नवंबर उस आदमी का पीछा करते हैं, लेकिन क्राउन उसे गोली मार देता है। इसके बाद MI6 अधिकारी एमा मार्लो दोनों को हिरासत में ले लेती है। क्राउन ग्रीड से कहता है कि अगर रायन कुक द्वारा दी गई चीजें वापस नहीं करता है तो वो उसे मार देगा। मार्लो रायन को बताती है कि क्राउन प्रोजेक्ट स्टारलिंग का हिस्सा है, जो 9/11 के बाद ग्रीर और कुक द्वारा बनाया गया एक क्रूर गुप्त ऑपरेशन कार्यक्रम था जिसे बंद कर दिया गया था। लंदन में मार्लो अपने डिप्टी चीफ एंड्रयू स्पियर को अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी देती है। रयान MI6 मुख्यालय में ग्रीर से मिलता है, जो स्टारलिंग के निर्माण को सही ठहराता है, लेकिन दावा करता है कि उसने इसे बंद कर दिया था, लेकिन क्राउन ने इसे फिर से शुरू कर दिया और धोखा खा गया। MI6 और CIA को पता चलता है कि स्टारलिंग टावर ब्रिज पर बमबारी करने की योजना बना रहा है, जो 20 साल पहले उनके द्वारा नाकाम किए गए हमले को दोहराने की योजना है। CIA निदेशक एलिजाबेथ राइट व्हाइटहॉल में MI6 प्रमुख अर्नोल्ड से मिलती हैं। CTSFO को स्टारलिंग के एक पुराने सेफ हाउस में बम बनाने का सामान मिलता है, लेकिन रयान इसे ध्यान भटकाने की चाल समझता है। इसके बजाय क्राउन एक कार बम विस्फोट करता है जिसमें राइट की मौत हो जाती है और ग्रीड के साथ गोलीबारी के बाद भाग जाता है। रयान, नवंबर और मार्लो के साथ मिलकर वे ये पता लगाते हैं कि क्राउन आतंकवादी समूहों को फिर से सक्रिय कर रहा है ताकि स्टारलिंग जैसे गुप्त कार्यक्रमों की आवश्यकता को साबित किया जा सके जो उन्हें बंद कर सकें। क्राउन ग्रीड से स्टारलिंग के बारे में कुक द्वारा प्राप्त खुफिया जानकारी लौटाने की मांग करता है। रयान क्राउन से झूठ बोलता है और कहता है कि उसने इसे दुबई में छोड़ दिया है। रयान और मार्लो को पता चलता है कि जिस रात कुक की हत्या हुई, उस रात वो एक सर्वर से स्टारलिंग के बारे में जानकारी लाइव प्रसारित करने की कोशिश कर रहा था। पता चलता है कि स्पियर क्राउन के साथ काम कर रहा है। रयान, मार्लो और नवंबर दुबई लौटते हैं और अपने पूर्व CIA सहयोगी पैट्रिक की मदद से पता लगाते हैं कि कुक कहां से संदेश भेजने की योजना बना रहा था। रयान पैट्रिक को उस सर्वर से जोड़ता है जिसमें स्पियर सहित पूरे स्टारलिंग नेटवर्क का डेटा मौजूद है और उसे डाउनलोड करता है। क्राउन उन पर हमला करता है और मार्लो घायल हो जाता है, लेकिन ग्रीर और SAC की अतिरिक्त टुकड़ियां दोनों को बचा लेती हैं। क्राउन घायल हो जाता है और जब वो अपनी बंदूक निकालने की कोशिश करता है
तो रयान उसे गोली मारकर मार देता है। आर्नोल्ड द्वारा स्पीयर को पद से हटा दिया जाता है। राइट के बाद निदेशक का पद संभालने के बाद ग्रीर राष्ट्रपति को रयान को अपना उप निदेशक नामित करने की सिफारिश करता है। ढालना: जॉन क्रासिंस्की ने जैक रायन का किरदार निभाया है, जो एक पूर्व अमेरिकी मरीन अधिकारी और अफगानिस्तान युद्ध का अनुभवी है, जो कथित तौर पर केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA के फील्ड ऑपरेटिव के रूप में सेवानिवृत्त हो चुका है और हेज फंड जोखिम प्रबंधन में काम कर रहा है। वेंडलिल पियर्स ने CIA के उप निदेशक जेम्स ग्रीर की भूमिका निभाई है। माइकल केली ने माइक नवंबर का किरदार निभाया है, जो CIA का एक सुरक्षा ठेकेदार और वेनेजुएला में पूर्व स्टेशन प्रमुख है। मैक्स बीसली ने लियाम क्राउन का किरदार निभाया है, जो पश्चिमी क्रॉस से सम्मानित एक बागी गुप्त ऑपरेशन सैनिक और MI6 का एक निराश पूर्व एजेंट है। JJ फील्ड ने MI6 के उप प्रमुख एंड्रयू स्पीयर की भूमिका निभाई है। डगलस हॉज ने नीगल कुक की भूमिका निभाई है, जो MI6 के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। बेट्टी गैब्रियल ने CIA की निदेशक एलिजाबेथ राइट की भूमिका निभाई है। सिएना मिलर ने एम्मा मार्लो का किरदार निभाया है, जो MI6 की एक अधिकारी हैं और रायान के साथ काम करती हैं। इसके अतिरिक्त डोमिनिक मैफेम MI6 के प्रमुख अर्नोल्ड के रूप में दिखाई देते हैं। उत्पादन: अक्टूबर 2024 के अंत में Amazon MGM स्टूडियोज ने घोषणा की कि जैक रायन नामक टेलीविजन श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में एक फीचर फिल्म का निर्माण चल रहा है, जिसका निर्देशन एंड्रयू बर्नस्टीन कर रहे हैं और पटकथा एरॉन रैबिन लिख रहे हैं। जॉन क्रासिंस्की, जो निर्माता भी हैं, श्रृंखला से अपनी भूमिका को वेंडेल पियर्स के साथ दोहरा रहे हैं और माइकल केली भी वापसी कर रहे हैं। दिसंबर में केली के मुख्य भूमिका में होने की पुष्टि हुई और सिएना मिलर कलाकारों में शामिल हुईं। फरवरी 2025 में बेटी गैब्रियल, मैक्स बीसली, डगलस हॉज और JJ फील्ड कलाकारों में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2025 में लंदन, न्यूयॉर्क शहर और दुबई में शुरू हुई और जुलाई के अंत में समाप्त हुई। मुक्त करना जैक रायन: घोस्ट वॉर का विश्व प्रीमियर 15 मई 2026 को टाइम्स स्क्वायर के रीगल सिनेमा थिएटर में आयोजित किया गया था। इसे 20 मई 2026 को Amazon प्राइम वीडियो पर विश्व स्तर पर रिलीज किया गया था। स्वागत। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 29 आलोचकों की समीक्षाओं में से 48% सकारात्मक हैं। औसत रेटिंग 5.2/10 है। मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 12 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 37 अंक दिए, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। फैंडम वायर के MN मिलर ने लिखा कि फिल्म मूल मनोरंजक श्रृंखला के स्तर से कमतर है और इसकी आलोचना करते हुए कहा कि ये बुद्धिमत्ता को एक सामान्य एक्शन तमाशे के लिए बदल देती है। एंड्रयू बर्नस्टीन एक अमेरिकी टेलीविजन निर्देशक और निर्माता हैं। जीवनी बर्नस्टीन अभिनेत्री जूडिथ ब्राउन और वॉल्टर बर्नस्टीन के बेटे हैं, जो अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित पटकथा लेखक हैं। उनके भाई पत्रकार जेक बर्नस्टीन हैं। 2002 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म रूफटॉप किस्सेस नामक लघु फिल्म का निर्देशन किया, जिसमें एलिसन जेनी, मॉरा टियर्नी और एंटोन येल्चिन ने अभिनय किया। टेलीविजन में काम करने से पहले बर्नस्टीन ने लिटिल बिग लीग 1994, 12 मंकीज 1995, इरेजर 1996 और बैटमैन एंड रॉबिन 1997 फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। तब से उन्होंने हाउस, मैडमैन, स्टूडियो 7 ऑन द सनसेट स्ट्रिप, द वेस्ट विंग, ER, क्रिमिनल माइंड्स, सस्पेक्ट बिहेवियर, मर्सी, साइक, कोवर्ट अफेयर्स और द अमेरिकन्स, एलिमेंट्री, लो विंटर सन, टायरेंट, बाज लुहरमन की नेटफ्लिक्स सीरीज द गेट डाउन और ओजार्क के एपिसोड निर्देशित किए हैं। उन्होंने मर्सी, क्रिमिनल माइंड्स, सस्पेक्ट बिहेवियर, पैन एम, हाउस, बैटल क्रीक, फियर द वॉकिंग डेड और द आउटसाइडर में निर्माता और कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया है। बर्नस्टीन की 2 बेटियां हैं, लिली और एमा बर्नस्टीन, और वे अपनी पत्नी जेनिफर बैरेट के साथ लॉस एंजलिस में रहते हैं। जॉन बर्क क्रासिंस्की, जन्म 20 अक्टूबर 1979, एक अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। वे NBC सिटकॉम द ऑफिस 2005 से 2013 में
जिम हेल्पर्ट की भूमिका के लिए जाने जाते हैं, जहां वे निर्माता और कभी-कभी निर्देशक भी थे। उन्होंने 2018 की हॉरर फिल्म अ क्वाइट प्लेस का निर्देशन, सह-लेखन और सह-अभिनय किया, जिसके लिए टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया। इसके बाद उन्होंने सीक्वल अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2 2020 का लेखन और निर्देशन किया। क्रासिंस्की ने लेदरहेड्स 2008, अवे वी गो 2009, इट्स कॉम्प्लिकेटेड 2009, समथिंग बोरोड 2011, प्रॉमिस्ड लैंड 2012 और 13 आवर्स द सीक्रेट सोल्जर्स ऑफ बेंगाजी 2016 जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने ब्रीफ इंटरव्यूज विद हिडियस मैन 2009, द हॉलर्स 2016 और आईएफ 2024 जैसी कॉमेडी ड्रामा फिल्मों का निर्देशन और उनमें अभिनय किया है। 2018 से 2023 तक उन्होंने अमेज़न प्राइम वीडियो की थ्रिलर सीरीज जैक रायन में मुख्य किरदार निभाया और इसके कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। क्रासिंस्की ने मॉन्स्टर्स यूनिवर्सिटी 2013 सहित एनिमेटेड और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में वॉइस ओवर का काम भी किया है। उन्होंने 2013 में संडे नाइट प्रोडक्शंस नामक एक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की। रियलिटी शो लिप सिंक बैटल 2015 से 2019 के सह-निर्माता के रूप में उन्हें उत्कृष्ट संरचित रियलिटी प्रोग्राम के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए 3 नामांकन प्राप्त हुए। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जॉन बर्ग क्रासिंस्की का जन्म 20 अक्टूबर 1979 को न्यूटन, मैसाचुसेट्स में हुआ था, जो बोस्टन का एक उपनगर है। उनकी मां मैरी क्लेयर एक नर्स हैं और उनके पिता रोनाल्ड क्रासिंस्की एक आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। वे अपने 3 बच्चों में सबसे छोटे हैं और सभी लड़के हैं। उनकी मां आयरिश मूल की हैं और उनके पिता पोलिश मूल के हैं। वे कैथोलिक हैं। क्रासिंस्की ने 6ठी कक्षा के स्कूल प्रोडक्शन एनी में डैडी वारबक्स के रूप में मंच पर अपनी शुरुआत की। उन्होंने अपने भावी द ऑफिस के सह कलाकार बीजे नोवाक द्वारा लिखित और अभिनीत एक व्यंग्य नाटक में सह अभिनय किया, जब वे हाई स्कूल के वरिष्ठ छात्र थे। क्रासिंस्की और नोवाक ने 1997 में न्यूटन साउथ हाई स्कूल से स्नातक किया। कॉलेज में प्रवेश करने से पहले क्रासिंस्की ने कोस्टा रिका में 6 महीने तक एक विदेशी भाषा प्रशिक्षक के रूप में अंग्रेजी पढ़ाई। वहां रहते हुए उन्होंने मैनुअल एंटोनियो नेशनल पार्क के एक समुद्र तट पर एक महिला को डूबने से बचाया जब वो तेज लहरों में फंस गई थी। क्रासिंस्की ने कहा कि उनकी मां, जो एक लाइफगार्ड थी, से उन्होंने जो सीखा था उससे उन्हें महिला को बचाने में मदद मिली। क्रासिंस्की ने ब्राउन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अंग्रेजी और नाटक लेखन का अध्ययन किया और कंटेंट्स अंडर प्रेशर नामक एक सम्मान थीसिस लिखी। उन्होंने 2001 में ब्राउन से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ब्राउन में वो स्केच कॉमेडी समूह आउट ऑफ बाउंड्स के सदस्य थे और ईस्ट प्रोविडेंस, रोड आइलैंड में गॉर्डन स्कूल में युवा बास्केटबॉल को कोचिंग देने में मदद करते थे। फिर उन्होंने वाटरफोर्ड, कनेक्टिकट में नेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। आजीविका ये भी देखें। जॉन क्रासिंस्की की फिल्मोग्राफी और जॉन क्रासिंस्की द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। 2000 के दशक की शुरुआत। करियर की शुरुआत 2000 में क्रासिंस्की ने लेट नाइट विद कॉनन ओब्रायन शो में पटकथा लेखक के रूप में इंटर्नशिप की। ब्राउन विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद वे अभिनय करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए। उन्होंने विज्ञापनों में काम किया, टेलीविजन शो में अतिथि भूमिकाएं निभाईं और वेटर के रूप में काम करते हुए ऑफ ब्रॉडवे नाटकों का पाठ किया। उन्होंने व्हाट द यूनिक सॉ नामक नाटक में अभिनय किया, जिसे उनके पूर्व कॉलेज के सहपाठियों एमिली ओडेल और इसाक रॉबर्ट हुरविट्स ने लिखा और निर्देशित किया था। 2005 से 2009 द ऑफिस से सफलता मिली और निर्देशन के क्षेत्र में पदार्पण किया। 2009 में क्रासिंस्की अपनी फिल्म द ऑफिस की सह कलाकार जेना फिशर के साथ। क्रासिंस्की को 2004 में तब सफलता मिली जब उन्हें एनबीसी के सिटकॉम द ऑफिस में कास्ट किया गया, जो सफल ब्रिटिश टीवी सीरीज का अमेरिकी रूपांतरण था। इस सीरीज में, जो एक मध्यम आकार की पेपर सप्लाई कंपनी में जीवन पर आधारित एक मॉक्यूमेंट्री थी, उन्होंने जिम हेल्पर्ट की भूमिका निभाई, जो एक बुद्धिमान और विनम्र स्वभाव का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था और बाद के सीजन में स्क्रैंटन, पेंसिल्वेनिया में पेपर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डंडर मिफ्लिन का सह प्रबंधक बन गया। क्रासिंस्की और जेना फिशर के किरदार सीरीज के प्रेम प्रसंग भी थे।
भूमिका की तैयारी के लिए क्रासिंस्की ने स्क्रैंटन का दौरा किया और वास्तविक पेपर कंपनियों के कर्मचारियों का साक्षात्कार लिया। उन्होंने शो के ओपनिंग क्रेडिट के लिए इस्तेमाल किए गए स्क्रैंटन फुटेज को शूट किया। वो सीरीज के हर एपिसोड में दिखाई दिए और उन्होंने सैबर सहित कई एपिसोड का निर्देशन भी किया। सीरीज 2005 से 2013 में अपने काम के लिए उन्होंने द ऑफिस के तीसरे सीजन के प्रति एपिसोड लगभग $1 लाख कमाए, जो पिछले 2 सीजन के उनके वेतन से 4 गुना अधिक था। क्रासिंस्की ने 2006 में क्रासिंस्की ने जेसन कार्वे की स्वतंत्र रूप से निर्मित सीधे डीवीडी पर रिलीज हुई हीस्ट कॉमेडी फिल्म अ न्यू वेव में एंड्रयू कीगन और लेसी चैबर्ट के साथ सह अभिनय किया। 2007 में उन्होंने ग्रेग अराकी की स्वतंत्र स्टोनर कॉमेडी फिल्म स्माइली फेस 2007 में अन्ना फारिस और डैनी मास्टरसन के साथ ब्रेविन की भूमिका निभाई। फिल्म को काफी हद तक सकारात्मक समीक्षाएं मिली। उसी वर्ष उन्होंने मैंडी मूर और रॉबिन विलियम्स के साथ रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लाइसेंस टू वेड 2007 में अभिनय किया। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बावजूद ये व्यावसायिक रूप से सफल रही। क्रासिंस्की ने कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में अतिथि भूमिका निभाई, जिनमें लॉ एंड ऑर्डर क्रिमिनल इंटेंट, विदाउट अ ट्रेस, एड, अमेरिकन डैड और CSI क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन शामिल हैं। उन्होंने किन्सी, डुआन हॉपवुड, जार हेड, द हॉलिडे, श्रेक द थर्ड, फॉर योर कंसिडरेशन और ड्रीम गर्ल्स जैसी फिल्मों में भी सह अभिनय किया। 2008 में क्रासिंस्की ने रेनी ज़ेलवेगर और जॉर्ज क्लूनी के साथ क्लूनी के निर्देशन में बनी फिल्म लेदरहेड्स 2008 में अभिनय किया, जो पेशेवर अमेरिकी फुटबॉल के शुरुआती वर्षों पर आधारित एक ऐतिहासिक कॉमेडी थी। उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय के कॉलेज फुटबॉल स्टार और प्रथम विश्व युद्ध के एक सम्मानित नायक कार्टर द बुलेट रेदरफोर्ड की भूमिका निभाई। MTV.com ने उनके अभिनय की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक ऐसा अभिनेता बताया जो लड़कपन की गर्मजोशी और बौद्धिक चिंता दोनों को प्रदर्शित करने में सक्षम है, और साथ ही ये भी कहा कि वे क्लूनी के ट्रेडमार्क मूवी स्टार मेगा वॉट के सामने पिघले बिना स्क्रीन पर अपनी पकड़ बनाए रखने का उल्लेखनीय कारनामा करते हैं। क्रासिंस्की 2009 में क्रासिंस्की ने कॉमेडी ड्रामा फिल्म ब्रीफ इंटरव्यूज विद हिडियस मैन से निर्देशन के क्षेत्र में पदार्पण किया। उन्होंने डेविड फॉस्टर वॉलेस के लघु कथाओं के संग्रह पर आधारित इस फिल्म की पटकथा लिखी, इसमें एक छोटी भूमिका निभाई और निर्माता के रूप में भी काम किया। फिल्म का प्रीमियर 19 जनवरी 2009 को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ और इसे ग्रैंड जूरी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और इसे अधिकतर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म समीक्षक A.O. स्कॉट ने लिखा कि हालांकि ये प्रयोग पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन इस फिल्म में इतनी बुद्धिमत्ता और अंतर्दृष्टि है कि ये प्रयास सार्थक है। जबकि न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ की एलिजाबेथ वीड्समैन ने महसूस किया कि क्रासिंस्की डेविड फॉस्टर वॉलेस की लघु कथाओं जैसी कठिन सामग्री को रूपांतरित करने की महत्वाकांक्षा के लिए श्रेय के पात्र हैं। उसी वर्ष उन्होंने माया रूडोल्फ के साथ सैम मेंडेस द्वारा निर्देशित कॉमेडी ड्रामा फिल्म अवे वी गो में अभिनय किया। ये फिल्म एक ऐसे जोड़े की कहानी है जो उत्तरी अमेरिका में एक आदर्श समुदाय की तलाश में है, जहां वे बस सकें और अपना परिवार शुरू कर सकें। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। हॉलीवुड रिपोर्टर के माइकल रेक्चफेन ने अपनी समीक्षा में कहा, शानदार अभिनय इस कोमल, भले ही थोड़ी हल्की फुल्की फिल्म को देखने लायक बनाता है। 2009 में उनकी तीसरी भूमिका नैन्सी मेयर्स की रोमांटिक कॉमेडी इट्स कॉम्प्लिकेटेड में थी, जिसमें मेरिल स्ट्रीप, स्टीव मार्टिन, लेक बेल और एलेक बॉल्डविन सहित कई कलाकार शामिल थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इसने दुनिया भर में $219 मिलियन से अधिक की कमाई की। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ कलाकारों के समूह के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू ऑफ मोशन पिक्चर्स पुरस्कार मिला। 2011 से 2017 फीचर फिल्म, टेलीविजन और थिएटर में अतिरिक्त कार्य। 2011 में क्रासिंस्की ने एमिली गिफिन के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म समथिंग बोरोड में गिनिफर गुडविन, केट हडसन और कॉलिन एगल्सफील्ड के साथ सह अभिनय किया। फिल्म को नकारात्मक समीक्षाएं मिलने के बावजूद उनके अभिनय की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। क्रासिंस्की सुपर हीरो फिल्म कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011 में
स्टीव रॉजर्स स्लैश कैप्टन अमेरिका की भूमिका निभाने के लिए शीर्ष उम्मीदवारों में से एक थे। क्रासिंस्की ने ड्रू बैरीमोर के साथ बायोपिक फिल्म बिग मिरेकल 2012 में अभिनय किया, जो ऑपरेशन ब्रेकथ्रू पर आधारित है, जो 1988 में अलास्का के पॉइंट बैरो के पास बर्फ में फंसी ग्रे वेल को बचाने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था। इस फिल्म में उन्होंने एडम कार्लसन, एक समाचार संवाददाता की भूमिका निभाई। उसी वर्ष क्रासिंस्की ने राय रूसो यंग के स्वतंत्र नाटक नोबडी वॉक्स में ओलिविया थर्लबी और रोजमेरी डेविड के साथ अभिनय किया। इस फिल्म में क्रासिंस्की ने पीटर की भूमिका निभाई, जो एक साउंड डिजाइनर, पति और 2 बच्चों का पिता है, जो एक युवा कलाकार के साथ उसकी पहली कला फिल्म पर काम करते हुए उसके लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित करने लगता है। उनके अभिनय की आलोचकों ने प्रशंसा की। वैराइटी के पीटर डेब्रूज ने लिखा, क्रासिंस्की इतने आकर्षक अभिनेता हैं कि उनकी मनमोहकता पीटर के व्यवहार को दिलचस्प तरीकों से जटिल बना देती है। नोबडी वॉक्स का प्रीमियर 2012 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ और इसने एक विशेष जूरी पुरस्कार जीता। क्रासिंस्की 2012 के टोरंटो फिल्म महोत्सव में इसके बाद क्रासिंस्की ने मैट डेमन के साथ मिलकर डेव एगर्स की कहानी पर आधारित ड्रामा फिल्म प्रॉमिस्ड लैंड में अभिनय किया, सह-निर्माण किया और पटकथा भी लिखी। ये फिल्म 28 दिसंबर 2012 को रिलीज हुई थी। इयान अर्बीना की ड्रिलिंग डाउन नामक न्यूयॉर्क टाइम्स श्रृंखला पर आधारित ये फिल्म 2 कॉरपोरेट सेल्स पर्सन की कहानी है, जो स्थानीय निवासियों से ड्रिलिंग अधिकार खरीदने के प्रयास में एक ग्रामीण कस्बे का दौरा करते हैं। फिल्म का निर्देशन गस वैन सेंट ने किया था। क्रासिंस्की ने फिल्म की कहानी का आधार तैयार किया और एगर्स के साथ मिलकर इसे विकसित किया। बाद में उन्होंने ये विचार डेमन को सुनाया। इसे फरवरी 2013 में 63वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में विशेष उल्लेख पुरस्कार मिला। उन्होंने डिस्कवरी चैनल पर डॉक्यूमेंट्री टेलीविजन श्रृंखला हेड गेम्स 2012 का भी वर्णन किया। 2013 में क्रासिंस्की ने एलिसन सीगर के साथ मिलकर संडे नाइट प्रोडक्शन नामक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की। कंपनी का 20th सेंचुरी फॉक्स टेलीविजन के साथ एक समग्र समझौता है। इस बैनर तले क्रासिंस्की और सीगर स्टीफन मर्चेंट के साथ डैनियल स्टेसन द्वारा निर्मित लाइव एक्शन स्लैश एनिमेटेड सिटकॉम ड्रीम कॉर्प LLC के कार्यकारी निर्माता बने, जो एडल्ट स्विम पर प्रसारित होता है। लॉस्ट स्टार जॉन ग्रीस ने इसमें सह अभिनय किया। क्रासिंस्की और मर्चेंट म्यूजिकल रियलिटी प्रतियोगिता टेलीविजन श्रृंखला लिप सिंक बैटल के भी कार्यकारी निर्माता है, जिसका प्रीमियर अमेरिकी केबल नेटवर्क स्पाइक पर गुरुवार 2 अप्रैल 2015 को हुआ था। ये शो लेट नाइट विद जिमी फॉलन पर पहली बार पेश किए गए एक सेगमेंट का स्पिन ऑफ है। मर्चेंट, क्रासिंस्की और क्रासिंस्की की पत्नी एमिली ब्लंट लेट नाइट पर क्रासिंस्की की आगामी उपस्थिति के लिए विचारों पर मंथन कर रहे थे, तभी ये विचार सामने आया। इसके बाद जिमी फॉलन ने इसे अपने शो में एक नियमित सेगमेंट के रूप में विकसित किया। ये शो स्पाइक के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुआ। इसका सीरीज प्रीमियर स्पाइक के इतिहास में सबसे अधिक रेटिंग वाला नॉन स्क्रिप्टेड प्रीमियर था। जुलाई 2016 में शो को उत्कृष्ट संरचित रियलिटी प्रोग्राम श्रेणी में प्राइम टाइम एमी अवार्ड नामांकन प्राप्त हुआ। 2014 में क्रासिंस्की ने अपने प्रॉमिस्ड लैंड के सहकलाकार और सह-लेखक मैट डेमन के साथ मिलकर समीक्षकों द्वारा प्रशंसित 2016 की ड्रामा फिल्म मैनचेस्टर बाय द सी पर काम किया, जिसमें केसी एफ्लेक और मिशेल विलियम्स ने अभिनय किया था। फिल्म केनेथ लोनरगन द्वारा लिखित और निर्देशित थी और क्रासिंस्की के मूल विचार पर आधारित थी। फिल्म को 89वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 6 नामांकन प्राप्त हुए। इसके बाद क्रासिंस्की ने कैमरून क्रो की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा अलोहा में रेचल मैकएडम्स, ब्रैडली कूपर और एमा स्टोन के साथ सह अभिनय किया। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों दोनों से नकारात्मक प्रतिक्रिया और विवाद का सामना करना पड़ा। 2016 में क्रासिंस्की ने माइकल बे की जीवनी परक युद्ध फिल्म 13 आवर्स द सीक्रेट सोल्जर्स ऑफ बेंगाजी में अभिनय किया, जो मिशेल जुकॉफ की 2014 की पुस्तक 13 आवर्स पर आधारित थी। ये फिल्म एनेक्स सिक्योरिटी टीम के 6 सदस्यों की कहानी बताती है, जिन्होंने 11 सितंबर 2012 को इस्लामी आतंकवादियों के हमलों की लहरों के बाद लीबिया के बेंगाजी में अमेरिकी राजनयिक परिसर की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी।
क्रासिंस्की ने इस भूमिका के लिए व्यापक शारीरिक प्रशिक्षण लिया और एक पूर्व अमेरिकी नौसेना सील की भूमिका निभाने के लिए 25 पाउंड मांसपेशियां बढ़ाईं। उसी वर्ष उन्होंने कॉमेडी ड्रामा द हॉलर्स का निर्देशन किया। ये फिल्म उनके बैनर संडे नाइट के तहत निर्मित पहली फीचर फिल्म भी थी। क्रासिंस्की ने इस फिल्म में शार्ल्टो कॉप्ले, चार्ली डे, रिचर्ड जेनकिंस, एन्ना केंड्रिक और मार्गो मार्टिंडेल जैसे कलाकारों के साथ अभिनय भी किया। इस फिल्म का विश्व प्रीमियर 24 जनवरी 2016 को संडांस फिल्म महोत्सव में हुआ था। रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने लिखा कि क्रासिंस्की फिल्म उद्योग में सबसे घिसी-पिटी शैली, अव्यवस्थित पारिवारिक ड्रामा कॉमेडी को अपनाते हैं और वे इसे असाधारण हास्य और करुणा के साथ बखूबी निभाते हैं। क्रासिंस्की ने ऑफ ब्रॉडवे नाटक ड्राई पाउडर के विश्व प्रीमियर में हैंक अजारिया, क्लेयर डेंस और संजीत दी सिल्वा के साथ अभिनय किया, जिसका निर्देशन थॉमस कैल ने किया था। ये नाटक मार्च से मई 2016 तक न्यूयॉर्क शहर के द पब्लिक थिएटर में चला और इसके सभी टिकट खुलने से पहले ही बिक गए थे। उनके अभिनय की आलोचकों ने व्यापक रूप से प्रशंसा की और उसी वर्ष उन्हें उत्कृष्ट नवोदित प्रदर्शन के लिए थिएटर वर्ल्ड अवार्ड मिला। उन्होंने इतालवी लग्जरी फैशन हाउस प्राडा के लिए बनी ब्लैक एंड व्हाइट लघु फिल्म फास्ट फॉरवर्ड में भी सह अभिनय किया, जिसका निर्देशन डेविड ओ रसेल ने किया था और जिसका प्रीमियर सितंबर 2016 में मिलान फैशन वीक में हुआ था। अक्टूबर 2016 में उन्होंने न्यूयॉर्क के स्किरबॉल थिएटर में गुड विल हंटिंग 1997 की पटकथा का लाइव वाचन निर्देशित किया, जिसमें मूल कलाकार बेन एफ्लेक और मैट डेमन के साथ एमिली ब्लंट ने भी मंच पर एक बार प्रस्तुति दी। 2017 में क्रासिंस्की की एकमात्र रिलीज कैथरीन बिगेलो की डेट्रॉइट थी। ये फिल्म 1967 के डेट्रॉइट दंगों के दौरान की घटनाओं पर आधारित थी और जुलाई 2017 में घटनाओं की 50वीं वर्षगांठ के आसपास और एल्जियर्स मॉटल घटना की वर्षगांठ के दिन रिलीज हुई थी, जिसे फिल्म में दर्शाया गया है। 2018 से अब तक अ क्वाइट प्लेस फिल्म श्रृंखला और जैक रायन क्रासिंस्की 2018 में क्रासिंस्की ने फिल्म अ क्वाइट प्लेस का निर्देशन और सहलेखन किया, जो एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक हॉरर थ्रिलर है जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी एमिली ब्लंट के साथ सह अभिनय भी किया। पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई इस फिल्म को 367 समीक्षाओं के आधार पर रॉटन टोमेटोज पर 96% रेटिंग मिली और इसने दुनिया भर में $340 मिलियन से अधिक की कमाई की। फिल्म की सफलता के कारण टाइम पत्रिका ने क्रासिंस्की को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया और अ क्वाइट प्लेस फिल्म श्रृंखला का निर्माण हुआ। क्रासिंस्की टेलीविजन श्रृंखला जैक रयान के निर्माता और मुख्य किरदार हैं, जिससे वे फिल्म श्रृंखला के एलेक बाल्डविन, हैरिसन फोर्ड, बेन एफ्लेक और क्रिस पाइन के बाद इस किरदार को निभाने वाले 5वें अभिनेता बन गए हैं। जैक रयान का प्रीमियर 31 अगस्त 2018 को अमेज़न वीडियो पर हुआ। श्रृंखला के प्रीमियर से 4 महीने पहले अ क्वाइट प्लेस की आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के बाद श्रृंखला को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था। मई 2020 में क्रासिंस्की ने सेवनली, फिफ्थ एलिमेंट और स्टारबक्स फाउंडेशन के साथ मिलकर सम गुड मर्च नामक एक ऑनलाइन मर्चेंडाइज स्टोर लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान कई सामाजिक कार्यों के लिए वित्तीय सहायता जुटाना था। स्टोर में उपलब्ध वस्तुओं में शर्ट, मग, टोट बैग, सजावटी सामान और पुनः प्रयोज्य फेस मास्क शामिल थे, जिन पर क्रासिंस्की के वेब शो सम गुड न्यूज़ की प्रशंसक कलाकृतियों के साथ साथ उनकी बेटियों द्वारा शो के लिए बनाई गई कलाकृतियां भी प्रदर्शित की गईं। बिक्री से प्राप्त सभी लाभ खरीदार द्वारा चुनी गई 6 चैरिटी संस्थाओं में से एक को दिए गए, जिसमें स्टारबक्स फाउंडेशन ने $10 लाख तक की राशि का मिलान करने पर सहमति व्यक्त की। सम गुड मर्च ने 1 महीने के भीतर लगभग $5 लाख और 2021 तक $20 लाख से अधिक की राशि जुटाई। प्रारंभिक दान वर्ल्ड सेंट्रल किचन, रेस्टोरेंट एम्प्लॉय रिलीफ फंड, डायरेक्ट रिलीफ, ट्रॉमा फ्री वर्ल्ड और बॉयज एंड गर्ल्स क्लब्स ऑफ अमेरिका (BGCA) को दिए गए। फर्स्ट नेशंस फंड की एक टीम के समन्वय से सम गुड मर्च से डायरेक्ट रिलीफ को मिले वित्तीय दान के माध्यम से फोर्ट अपाचे इंडियन रिजर्वेशन में स्थित नवाजो नेशन और व्हाइट रिवर इंडियन हॉस्पिटल के लिए हजारों कोविड-19 PPE, फेस मास्क, सैनिटाइजर और अन्य चिकित्सा राहत सामग्री भेजी गई।
ये अस्पताल 17,000 से अधिक आदिवासी सदस्यों की सेवा करता है और इंडियन हेल्थ सर्विस (IHS) द्वारा संचालित है। इसके अतिरिक्त PPE दान सेल्फ हेल्प कम्युनिटी सर्विसेज को भी दिए गए, जो बुजुर्ग, हॉलोकॉस्ट पीड़ितों और घर में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर और समुदाय आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है। मार्च 2020 में क्रासिंस्की ने चल रही कोविड-19 महामारी के जवाब में यूट्यूब पर सम गुड न्यूज़ SGN नामक एक वेब सीरीज शुरू की। ये सीरीज उस समय की अच्छी खबरों को उजागर करने पर केंद्रित थी, जिसमें स्टीव कैरल, रॉबर्ट डी नीरो, हैमिल्टन के पूरे मूल ब्रॉडवे कलाकारों ब्रैड पिट, सैमुअल L. जैक्सन, ओपरा विनफ्रे, एमा स्टोन, रायन रेनॉल्ड्स, स्टीवन स्पीलबर्ग, जॉन स्टीवर्ट, मलाला यूसुफजई और द ऑफिस के कलाकारों सहित कई हस्तियां शामिल थीं। 17 अप्रैल 2020 को क्रासिंस्की ने उन हाई स्कूल के छात्रों के लिए एक लाइव स्ट्रीम वर्चुअल प्रॉम की मेजबानी की, जिनके प्रॉम महामारी के कारण रद्द कर दिए गए थे। 2,10,000 दर्शकों ने इस कार्यक्रम को देखा, जिसमें बिली इलिश, फिनियस, जोनास ब्रदर्स और DJ D-Nice के लाइव प्रदर्शन शामिल थे। क्रासिंस्की ने श्रृंखला के हिस्से के रूप में एक आभासी विवाह समारोह आयोजित करने के लिए मैसाचुसेट्स राष्ट्रमंडल में एक मंत्री के रूप में दीक्षा ली। 9 एपिसोड की इस श्रृंखला को 72 मिलियन व्यूज और 2.58 मिलियन सब्सक्राइबर मिले। 22 मई 2020 को वाईकॉम CBS ने घोषणा की कि उन्होंने CBS ऑल एक्सेस पर प्रसारित करने के लिए शो का अधिग्रहण कर लिया है, लेकिन क्रासिंस्की ने बाद में पुष्टि की कि उन्होंने और वाईकॉम CBS ने कंपनी के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए विकास योजनाओं के साथ आगे नहीं बढ़े। इसके बजाय क्रासिंस्की सम गुड न्यूज़ को उसके मूल प्रारूप में यूट्यूब और शो के मूल प्रसारण के दौरान स्थापित माध्यमिक वीडियो प्लेटफॉर्म जैसे स्नैपचैट पर रखेंगे। 20 जनवरी 2021 को क्रासिंस्की ने अपने घर के कार्यालय से दूरस्थ संबोधन के माध्यम से राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के उद्घाटन समारोह में भाषण दिया। क्रासिंस्की ने उसी महीने बाद में सैटरडे नाइट लाइव के अपने पहले एपिसोड की मेजबानी की, जिसे 6.69 मिलियन दर्शकों ने देखा और आलोचकों द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। क्रासिंस्की ने सीक्वल अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2 का निर्देशन और लेखन किया, जिसमें उन्होंने एक सहायक भूमिका भी निभाई। शुरुआत में 20 मार्च 2020 को रिलीज होने वाली ये फिल्म कोविड-19 के कारण स्थगित कर दी गई। 16 मार्च के सप्ताह से सिनेमा घरों को बंद करना शुरू कर दिया गया था। अंततः ये 28 मई 2021 को रिलीज हुई और इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली। ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और महामारी के दौर की पहली फिल्म बनी जिसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर $100 मिलियन का आंकड़ा पार किया। रॉटन टोमेटोज पर सीक्वल को 355 समीक्षाओं के आधार पर 91% रेटिंग मिली। वेबसाइट की आम राय ये थी कि रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म ने अपने मूल भाव को खोए बिना फ्रेंचाइजी की भयावह दुनिया का विस्तार किया। मई 2021 में क्रासिंस्की की प्रोडक्शन कंपनी संडे नाइट प्रोडक्शंस ने पैरामाउंट पिक्चर्स के साथ फर्स्ट लुक डील पर हस्ताक्षर किए। उसी वर्ष अगस्त में क्रासिंस्की ने फिल्म फ्री गाय में एक सिलहुटेड गेमर के रूप में कैमियो भूमिका निभाई। क्रासिंस्की 2022 में मई 2022 में क्रासिंस्की ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में रीड रिचर्ड्स / मिस्टर फैंटास्टिक के रूप में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इल्यूमिनाटी के सदस्य के रूप में अपनी शुरुआत की। कई वर्षों की फैन कास्टिंग और क्रासिंस्की की खुद की रुचि के बाद जून 2022 में उन्होंने एनिमेटेड फिल्म DC लीग ऑफ सुपर पेट्स में सुपरमैन को आवाज दी। अक्टूबर 2019 में क्रासिंस्की की फैंटेसी कॉमेडी फिल्म इफ को पैरामाउंट पिक्चर्स ने खरीद लिया। क्रासिंस्की ने फिल्म की पटकथा लिखी, निर्देशन किया, निर्माण किया और रयान रेनॉल्ड्स के साथ सह अभिनय भी किया, जिन्होंने निर्माता के रूप में भी काम किया। फिल्म में फीबी वॉलर-ब्रिज, फियोना शॉ, लुई गोसेट जूनियर और क्रासिंस्की के द ऑफिस के सह कलाकार स्टीव कैरल जैसे कलाकार शामिल हैं। फिल्म 24 मई 2024 को रिलीज हुई। अन्य कार्य मार्च 2006 से शुरू होकर क्रासिंस्की ने ask.com के लिए विज्ञापनों की एक श्रृंखला को अपनी आवाज दी। उन्होंने एप्पल टीवी, वेराइजॉन वायरलेस, ई-श्योरेंस, ब्लैकबेरी स्टॉर्म, माई कोक रिवॉर्ड्स,
और कार्निवल क्रूज लाइंस के लिए भी विज्ञापनों को अपनी आवाज दी है और गैप के प्रिंट विज्ञापनों में भी दिखाई दिए हैं। 2020 में उन्होंने साथी बोस्टन निवासियों क्रिस इवांस, राहेल ड्रैच और डेविड ऑर्टिस के साथ 2020 Hyundai सोनाटा के स्मार्ट पार्क फीचर के लिए एक लोकप्रिय सुपर बाउल विज्ञापन में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने इसे स्मार्ट पार्क उच्चारित किया। उन्हें 2006, 2009, 2018 और 2019 में पीपल मैगजीन के सबसे सेक्सी पुरुषों की सूची में शामिल किया गया था और 2024 में वे इस सूची में शामिल होने वाले पहले पुरुष थे। उन्होंने बच्चों की किताब क्यूरियस जॉर्ज गोज टू द हॉस्पिटल का वर्णन किया है, जिसे क्यूरियस जॉर्ज 75वीं वर्षगांठ संस्करण नामक विशेष संग्रह में शामिल किया गया था, जिसका वर्णन भी उन्होंने ही किया था। 2024 में क्रासिंस्की को रॉजर्स के लिए एक कनाडाई टेलीविजन विज्ञापन में दिखाई देने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, जबकि निगम एक श्रम विवाद के बीच कनाडाई यूनियन अभिनेताओं को काम से निकाल रहा था। इस विज्ञापन में उनकी उपस्थिति को हड़ताल तोड़ने और कनाडाई अभिनेता संघ एक्ट्रा द्वारा तालाबंदी को समाप्त करने के प्रयासों को कमजोर करने के रूप में देखा गया। निजी जीवन। एक पुरुष और एक महिला कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। क्रासिंस्की अपनी पत्नी एमिली ब्लंट के साथ 2013 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में। क्रासिंस्की ने नवंबर 2008 में अंग्रेजी अभिनेत्री एमिली ब्लंट को डेट करना शुरू किया, अगस्त 2009 में सगाई की और 10 जुलाई 2010 को इटली के कोमो में उनसे शादी कर ली। उनकी 2 बेटियां हैं। वे मुख्य रूप से ब्रुकलिन में रहते हैं और पहले लॉस एंजलिस के हॉलीवुड हिल्स में उनका एक घर था। क्रासिंस्की बॉस्टन रेड सॉक्स के प्रशंसक हैं। 2011 में उन्होंने एलेक बॉल्डविन के साथ एक न्यू एरा /MLB विज्ञापन अभियान में अभिनय किया, जिसमें रेड सॉक्स और बॉल्डविन की पसंदीदा टीम न्यूयॉर्क यांकीज के बीच प्रतिद्वंद्विता को दर्शाया गया था। आर्थर कार्लटन क्यूज, जन्म 22 मार्च 1959, एक अमेरिकी पटकथा लेखक, शो रनर, निर्माता और निर्देशक हैं, जो अमेरिकी टेलीविजन श्रृंखला लॉस्ट के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जिसके लिए उन्हें 2010 में टाइम पत्रिका की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। आर्थर कार्लटन क्यूज का जन्म मैक्सिको सिटी, मैक्सिको में हुआ था। उनके पिता मैक्सिको में क्यूज के दादा के लिए काम करते थे, जिनका मशीन टूल निर्माण का व्यवसाय था। क्यूज के दादा लातवियाई थे, जिनका संबंध बाल्टिक जर्मन वंश से था। मैक्सिको सिटी में कुछ वर्षों के बाद उनके माता पिता बोस्टन, मैसाचुसेट्स चले गए। कुछ वर्षों बाद उनके पिता ने टस्टिन, कैलिफोर्निया में नौकरी स्वीकार कर ली, जहां क्यूज ने ऑरेंज में एल डोराडो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की। क्यूज का पालन पोषण रोमन कैथोलिक के रूप में हुआ। उन्होंने वर्मोंट के पुटनी स्कूल में बोर्डिंग स्कूल में दाखिला लिया। यह स्कूल एक चालू डेयरी फार्म पर स्थित था और कला, संगीत और बाहरी गतिविधियों में शिक्षा पर विशेष जोर देता था। पुटनी स्कूल में क्यूज ने कहा कि उन्हें एहसास हुआ कि वो एक लेखक बनना चाहते हैं। क्यूज ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय 1981 बैच में दाखिला लिया और प्रथम वर्ष के पंजीकरण के दौरान टेड वॉशबर्न द्वारा रोइंग टीम के लिए भर्ती किया गया। उनके शब्दों में, वे एक कट्टर एथलीट बन गए। क्यूज की मूल योजना मेडिकल स्कूल में जाने की थी, लेकिन उन्होंने इसके बजाय अमेरिकी इतिहास में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हार्वर्ड में अपने तीसरे वर्ष के दौरान क्यूज ने पैरामाउंट फिल्म एयरप्लेन के निर्माताओं के लिए एक परीक्षण स्क्रीनिंग का आयोजन किया। निर्माता फिल्म में चुटकुलों के अंतिम संस्करण को समय देने के लिए दर्शकों की प्रतिक्रिया रिकॉर्ड करना चाहते थे। क्यूज ने कहा कि तभी उन्होंने फिल्म में करियर बनाने के बारे में सोचना शुरू किया। आजीविका। क्यूज अपनी अभूतपूर्व क्रॉस जॉनरा कहानी कहने की शैली, इंटरैक्टिव मीडिया में अग्रणी कार्य, सहयोगात्मक उपलब्धियों और कई पटकथा लेखकों के मार्गदर्शन के लिए जाने जाते हैं, जो आगे चलकर टेलीविजन श्रृंखला के शो रनर बने। शुरुआत क्यूज ने हार्वर्ड के अपने सहपाठी हैंस टोबेसन के साथ मिलकर हार्वर्ड में रोइंग पर आधारित एक वृत्तचित्र बनाया, जिसका नाम था पावर 10। उन्होंने अभिनेता, लेखक और हार्वर्ड के ही एक अन्य स्नातक जॉर्ज प्लिम्पटन को फिल्म की नरेशन के लिए राजी किया। स्नातक होने के बाद क्यूज हॉलीवुड चले गए और एक स्टूडियो प्रमुख के सहायक के रूप में, फिर स्क्रिप्ट रीडर के रूप में काम किया।
क्यूज ने बताया कि स्क्रिप्ट रीडर के रूप में काम करने से उन्हें ये समझ आया कि अच्छी स्क्रिप्ट को सफल बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है। 1984 में क्यूज ने बर्नार्ड श्वार्ट्ज के लिए सहायक निर्माता के रूप में काम करना शुरू किया और फिर 1.5 साल तक कारेल रीज द्वारा निर्देशित और जेसिका लैंग और एड हैरिस अभिनीत फिल्म स्वीट ड्रीम्स पर काम किया। उन्होंने इस अनुभव को अपने फिल्म स्कूल के अनुभव के रूप में वर्णित किया। एक लेखक डेविड जे बर्क को एक फीचर स्क्रिप्ट में मदद करने के बाद क्यूज को माइकल मान की सीरीज क्राइम स्टोरी के लिए लेखक के रूप में नियुक्त किया गया, जिसके लिए डेविड जे बर्क ने पायलट एपिसोड लिखा था। 1986 में क्यूज ने इस सीरीज के लिए 2 टेलीप्ले लिखे। पतली परत। क्यूज ने फीचर लेखक जेफरी बोआम के साथ साझेदारी की, जिनके साथ उन्होंने लीथल वेपन 2, लीथल वेपन 3 और इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड फिल्मों को विकसित करने में मदद की। सैन एंड्रियाज 2015। क्यूज ने 2015 की आपदा फिल्म सैन एंड्रियाज की पटकथा लिखी। फिल्म का निर्देशन ब्रैड पैटन ने किया था। इसमें ड्वेन जॉनसन ने अभिनय किया था और ये 29 मई 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। सैन एंड्रियास 2015 में वार्नर ब्रदर्स की नंबर 1 फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में $473.5 मिलियन की कमाई की। 2026 के एक उद्योग विश्लेषण में पक ने बताया कि सैन एंड्रियास 2015 ने $110 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $474.6 मिलियन की कमाई की और पिछले दशक में हॉलीवुड से आने वाली सबसे अधिक कमाई करने वाली लाइव एक्शन मूल फिल्म के रूप में राज करती है। ये फिल्म किसी पूर्व मौजूदा आईपी पर आधारित नहीं थी और रिपोर्ट के समय अपने युग की सबसे अधिक कमाई करने वाली गैर फ्रेंचाइज लाइव एक्शन रिलीज में से एक बनी रही। रैम्पेज 2018। क्यूस और रायन कॉन्डल ने रायन एंगल की वीडियो गेम फ्रेंचाइजी रैम्पेज की पटकथा को फिर से लिखा। इस फिल्म में क्यूस और कॉन्डल सैन एंड्रियास के निर्देशक ब्रैड पेटन, निर्माता ब्यू फ्लिन और स्टार ड्वेन जॉनसन फिर से एक साथ आए। फिल्म का निर्माण अप्रैल 2017 की शुरुआत में न्यू लाइन / वार्नर ब्रदर्स के लिए शुरू हुआ। फिल्म का प्रीमियर 13 अप्रैल 2018 को हुआ और ये अपने शुरुआती सप्ताहांत में अमेरिका में नंबर 1 फिल्म रही, जिसने $35.8 मिलियन कमाए। इसका वैश्विक कुल कलेक्शन $426 मिलियन था। रैम्पेज ने वीडियो गेम रूपांतरण के लिए अब तक के सबसे बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक किया। टेलीविजन ब्रिस्को काउंटी जूनियर के कारनामे, इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड में उनकी भागीदारी के कारण फॉक्स के एक कार्यकारी रॉबर्ट ग्रीनब्लाट ने क्यूज और बोआम से पूछा कि क्या वे पुरानी फिल्म धारावाहिकों का टेलीविजन संस्करण बनाने में रुचि रखते हैं। क्यूज ने हाँ कहा और द एडवेंचर्स ऑफ ब्रिस्को काउंटी जूनियर लिखा, जो हार्वर्ड से पढ़े एक इनाम शिकारी की कहानी है जो अपने पिता, पुराने पश्चिम के सबसे प्रसिद्ध कानूनविद की मौत का बदला लेना चाहता है। फॉक्स ने श्रृंखला के लिए हरी झंडी दे दी। ब्रिस्को में एक विज्ञान कथा तत्व भी था, जो कई एपिसोड में दिखाई देने वाले एक रहस्यमय गोले के रूप में था। बोआम फीचर फिल्मों के निर्माण में वापस चले गए और क्यूज को समीक्षकों द्वारा प्रशंसित श्रृंखला के एकमात्र शो रनर के रूप में लेखन और कार्य करने के लिए छोड़ दिया। बाद में क्यूज ने शो की सफलता का श्रेय अभिनेता ब्रूस कैम्पबेल को दिया, जिन्होंने मुख्य किरदार ब्रिस्को काउंटी जूनियर की भूमिका निभाई थी। आज 32 साल बाद ब्रिस्को काउंटी जूनियर को रॉटन टोमेटोज पर 92% रेटिंग मिली है, जो इसकी स्थायी अपील, शैली मिश्रण, रचनात्मकता और ब्रूस कैम्पबेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन का प्रमाण है। नैश ब्रिजेस 1996 से 2001। ब्रिस्को के बाद क्यूज की मुलाकात डॉन जॉनसन से हुई, जिन्हें सीबीएस से एक नई सीरीज बनाने का वादा मिला था। जॉनसन के आशीर्वाद से क्यूज ने नैश ब्रिजेस के लिए पायलट एपिसोड लिखा। जॉनसन को यह पसंद आया और सीबीएस को भी। उन्होंने पायलट एपिसोड बनाए बिना ही स्क्रिप्ट से 14 एपिसोड का ऑर्डर दे दिया। नैश ब्रिजेस पहली सीरीज थी जिसे लेस मूनवेस ने सीबीएस के प्रमुख के रूप में हरी झंडी दी थी। ये 6 सीजन और 121 एपिसोड तक चली। 27 नवंबर 2021 को यूएसए नेटवर्क ने 2 घंटे की मूल नैश ब्रिजेस फिल्म प्रसारित की, लेकिन क्यूज इस पुनरुद्धार में शामिल नहीं थे।
मार्शल लॉ 1998। नैश ब्रिजेस की सफलता ने क्यूज को 20वीं सेंचुरी फॉक्स टेलीविजन के साथ एक समग्र अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया। क्यूज ने सीबीएस श्रृंखला मार्शल लॉ का निर्माण और कार्यकारी निर्माण किया, जिसमें आर्सेनियो हॉल और सैमो हंग काम्बो ने अभिनय किया, जो मार्शल आर्ट के दिग्गज जैकी चैन के सबसे करीबी दोस्तों और सहयोगियों में से एक थे। क्यूज ने हांगकांग सिनेमा की दुनिया को अमेरिकी टेलीविजन के लिए रूपांतरित किया, जिसमें शंघाई के एक पुलिस अधिकारी की कहानी थी, जो एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लॉस एंजलिस पुलिस विभाग में आता है। हांगकांग से 8 शीर्ष चीनी स्टंटमैन और समन्वयकों की एक टीम को काम पर रखा गया था। स्टैनली टोंग, जिन्होंने जैकी चैन की कई बड़ी हांगकांग फिल्मों का निर्देशन किया था, ने पायलट एपिसोड का निर्देशन किया। क्यूज ने हांगकांग के फिल्म स्टार सैमो हंग को कास्ट किया, जिससे वो एक अमेरिकी टीवी श्रृंखला में मुख्य भूमिका निभाने वाले पहले चीनी अभिनेता बन गए। क्यूज एक साथ नैश ब्रिजेस और मार्शल लॉ के पहले सीजन दोनों का शो रनर थे, और उन्होंने एक ही नेटवर्क सीजन में टेलीविजन के 46 एपिसोड लिखे और निर्मित किए। अपने कार्यभार को प्रबंधनीय स्तर तक कम करने के लिए क्यूज ने मार्शल लॉ के दूसरे सीजन से पीछे हटकर पूरी तरह से नैश ब्रिजेस पर ध्यान केंद्रित किया। खो गया 2004 से 2010। 2007 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में क्यूज डीमन लिंडेलॉफ के साथ लॉस्ट के कार्यकारी निर्माता और संयुक्त शो रनर थे। उनकी मुलाकात नैश ब्रिजेस के 6ठे सीजन के दौरान हुई थी। क्यूज ने लिंडेलॉफ को काम पर रखा और उन्हें एक टेलीविजन सीरीज में पहली बार स्टाफ राइटर का पद दिया। कुछ साल बाद लिंडेलॉफ और जे एब्राम्स ने लॉस्ट का पायलट एपिसोड लिखा। इसके शूट होने के कुछ ही समय बाद एब्राम्स ने टॉम क्रूज के साथ मिशन इम्पॉसिबल 3 करने के लिए शो छोड़ दिया। लिंडेलॉफ को शो रनर के रूप में कोई अनुभव नहीं था, और उन्होंने शो रनर के बारे में सलाह लेने के लिए क्यूज से संपर्क किया। क्यूज की इस विषय में रुचि और इस विश्वास ने कि वे लॉस्ट को एक लंबे समय तक चलने वाली सीरीज में बदल सकते हैं, उन्हें शो रनर का पद स्वीकार करने के लिए कहीं और के एक आकर्षक स्टूडियो सौदे को ठुकराने के लिए प्रेरित किया। बाद में उन्होंने लिंडेलॉफ को अपना सह शो रनर बनने के लिए प्रशिक्षित किया, और साथ मिलकर उन्होंने शो के पूरे 6 साल के प्रसारण का नेतृत्व किया। क्यूज/लिंडेलॉफ की साझेदारी बेहद फलदायी रही। उन्होंने लगभग 1/3 एपिसोड एक साथ लिखे, साथ ही साथ श्रृंखला का संचालन भी किया, जिसमें कहानी निर्माण, पुनर्लेखन, कास्टिंग, निर्माण, संपादन, संगीत और विपणन सहित श्रृंखला के सभी रचनात्मक कार्यों की देखरेख शामिल थी। द रिंगर ने क्यूज और लिंडेलॉफ द्वारा लिखित लॉस्ट के एक एपिसोड द कांस्टेंट को सदी का सर्वश्रेष्ठ टीवी एपिसोड घोषित किया। हालांकि देखने में ये शो विमान दुर्घटना में बचे लोगों के एक समूह के सभ्यता में लौटने की कोशिश के बारे में लगता है, लेकिन क्यूज और लिंडेलॉफ ने कहा कि विषय वस्तु के लिहाज से ये उन लोगों के बारे में है जो लाक्षणिक रूप से अपने जीवन में खो गए हैं और खुद को फिर से खोजने की कोशिश कर रहे हैं। क्यूज ने कहा कि लॉस्ट ने दिखाया कि नेटवर्क टीवी पर जानबूझकर अस्पष्टता के साथ एक बेहद जटिल धारावाहिक कथा को बताना संभव है, जिससे दर्शकों को कथा के अर्थ और इरादों पर बहस और चर्चा करने का मौका मिलता है, और फिर भी बड़ी संख्या में दर्शक मिलते हैं। लॉस्ट को आलोचकों द्वारा नियमित रूप से सर्वकालिक महानतम टेलीविजन श्रृंखलाओं में से एक माना जाता रहा है। पहले सीजन के एबीसी पर प्रति एपिसोड औसतन 16 मिलियन दर्शक थे। अपने 6ठे और अंतिम सीजन के दौरान शो के प्रति एपिसोड औसतन 11 मिलियन से अधिक अमेरिकी दर्शक थे। लॉस्ट को अपने प्रसारण के दौरान सैकड़ों उद्योग पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, और इसने कई पुरस्कार जीते, जिनमें 2005 में उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज के लिए एमी पुरस्कार, 2005 में ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अमेरिकी आयात, 2006 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, और एक ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट कलाकारों की टुकड़ी के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार शामिल हैं। लॉस्ट पहला ऐसा कार्यक्रम था जिसका आधिकारिक टीवी पॉडकास्ट था, जिसमें शो के निर्माता साप्ताहिक रूप से एपिसोडिक विवरणों का विश्लेषण करते थे। लिंडेलॉफ और क्यूज ने शो निर्माताओं के सेलिब्रिटी बनने की प्रवृत्ति शुरू करने में मदद की, जो अक्सर टीवी श्रृंखला में
अभिनेताओं जितने ही प्रमुख होते थे। क्यूज का कहना है कि वो अन्य मीडिया का उपयोग करके ऐसी कहानियां बताना चाहते थे जो नेटवर्क शो पर कभी नहीं आ पाती। क्यूज और लिंडेलॉफ ने पहला वैकल्पिक रियलिटी गेम ARG बनाया, जो एक नेटवर्क टीवी शो के साथ एक कथा के रूप में जुड़ा हुआ था। क्यूज का मानना है कि इस ARG ने इंटरनेट और टीवी शो के एकीकरण के तरीके को फिर से परिभाषित किया और टीवी शो के विपणन के तरीके में नए आयाम स्थापित किए। लॉस्ट मोबाइल फोन के लिए मूल सामग्री बनाने वाला पहला टीवी नेटवर्क सीरीज शो भी था। उनके आखिरी ARG धर्मा वांट्स यू ने 2009 में इंटरैक्टिव मीडिया में रचनात्मक उपलब्धि के लिए एमी पुरस्कार जीता। राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका ने लॉस्ट को 101 सर्वश्रेष्ठ लिखित टीवी श्रृंखलाओं में से एक बताते हुए शो का वर्णन इस प्रकार किया: विभिन्न शैलियों का एक मिश्रण जो मादक प्रभाव पैदा करता है। टेलीविजन में आप कितनी कथात्मक सीमाओं को पार कर सकते हैं, इस विचार को आगे बढ़ाता है। सरल संरचना नाटक और रूपक दोनों के रूप में काम करती है। पात्रों का भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक चित्रण शो के अधिक मायावी मानचित्र के साथ संवाद करता है, वो मानचित्र जो फंसे हुए लोगों को द्वीप से बाहर निकालेगा। मई 2023 में क्यूज और लिंडेलॉफ पर लॉस्ट में अपने कार्यकाल के दौरान कई कलाकारों और लेखकों द्वारा विषाक्त कार्यस्थल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था। लिंडेलॉफ ने संस्कृति बनाने की जिम्मेदारी स्वीकार की और इस अवधि के दौरान अपनी व्यक्तिगत कमियों का हवाला देते हुए माफी मांगी। सितंबर 2024 में जब लॉस्ट ने अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाई तो कई समीक्षाओं में टेलीविजन पर शो के गहरे प्रभाव और इसकी स्थायी सफलता को उजागर किया गया। द रैप ने नवीन कहानी कहने के तरीके, उच्च स्तरीय रहस्यों और गहन चरित्र विकास के मिश्रण का उल्लेख किया, जिसने टीवी कथाओं के लिए नए मानक स्थापित किए। इसके अलावा USA टुडे ने लिखा कि लॉस्ट ने टीवी देखने के अनुभव और दर्शकों द्वारा टेलीविजन देखने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया, ये कहते हुए, आजकल एक शो देखना और फिर पॉडकास्ट सुनना, सारांश पढ़ना और एपिसोड का विश्लेषण करने वाले सबरेडिट्स ब्राउज करना ही हमारा टीवी देखने का तरीका है। हालांकि इस प्रक्रिया के कुछ पहलू 2004 से पहले भी मौजूद थे, लेकिन लॉस्ट ने मुख्य धारा के दर्शकों के लिए इस उपभोग प्रक्रिया को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 20वीं वर्षगांठ ने लोकप्रियता में भी पुनरुत्थान किया। द हॉलीवुड रिपोर्टर ने नोट किया कि लॉस्ट ने 21 से 27 अक्टूबर 2024 के सप्ताह को सभी स्ट्रीमिंग सेवाओं पर लाइब्रेरी सीरीज में नंबर 1 शो के रूप में समाप्त किया। बैट्स मोटेल 2013 से 2017। क्यूज कैरी एरिन के साथ A&E सीरीज बैट्स मोटेल के निर्माता, लेखक, शो रनर और कार्यकारी निर्माता थे, जिसका प्रीमियर 18 मार्च 2013 को A&E नेटवर्क पर हुआ था। इस सीरीज को 1960 की फिल्म साइको का समकालीन प्रीक्वल बताया गया था और ये हिचकॉक की फिल्म में दिखाए गए घटनाक्रमों से पहले नॉर्मन बेट्स के शुरुआती वर्षों और उनकी मां नॉर्मा के साथ उनके रिश्ते को दर्शाती है। पहले सीजन को समीक्षकों से काफी सराहना मिली, जिसमें वेरा फार्मिगा नॉर्मा बेट्स को 2013 में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। ये सीरीज क्यूज और एरिन की मूल योजना के अनुसार 5 सीजन तक चली, जिसमें प्रत्येक सीजन में 10 एपिसोड थे, कुल मिलाकर 50 एपिसोड। बैट्स मोटेल के चौथे सीजन का एक एपिसोड, जिसका शीर्षक फॉरएवर था और जिसे क्यूज ने कैरी एरिन के साथ लिखा था, द न्यूयॉर्क टाइम्स की 2016 के यादगार टीवी एपिसोड की सूची और द हॉलीवुड रिपोर्टर की 2016 के सर्वश्रेष्ठ टीवी एपिसोड की सूची में शामिल हुआ। अपने अंतिम सीजन के लिए बैट्स मोटेल ने पसंदीदा केबल ड्रामा और फ्रेडी हाइमोर और वेरा फार्मिंगा के लिए पसंदीदा अभिनेता और अभिनेत्री के लिए 2017 के पीपल्स चॉइस पुरस्कार भी जीते। 5वें और अंतिम सीजन में क्यूज खुद R&B सुपरस्टार रिहाना के साथ एक हाईवे पेट्रोल अधिकारी के रूप में कैमियो भूमिका में दिखाई दिए। बैट्स मोटेल के सीजन 4 और 5 दोनों को रेटिंग साइट रॉटन टोमेटोज पर 100% परफेक्ट रेटिंग मिली है।
द स्ट्रेन 2014 से 2017। क्यूज एफएक्स ड्रामा सीरीज द स्ट्रेन के शो रनर, कार्यकारी निर्माता, डेवलपर और लेखक थे। ये सीरीज गुइलेर्मो डेल टोरो और चक होगन द्वारा लिखित वैम्पायर उपन्यास त्रयी पर आधारित थी। डेल टोरो ने पायलट एपिसोड का सहलेखन और निर्देशन किया था। द स्ट्रेन का प्रीमियर 13 जुलाई 2014 को हुआ था। क्यूज ने द स्ट्रेन के तीसरे सीजन के फिनाले से निर्देशन के क्षेत्र में पदार्पण किया। क्यूज और डेल टोरो ने अपनी मर्जी से चौथे सीजन के बाद सीरीज को समाप्त करने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि कहानी को अपने तरीके से खत्म करने का यही सही समय है। जब हमने शो बेचा था तब हमारा विचार हमेशा 3 सीजन बनाने का था। चौथे सीजन में आते आते हमें लगा कि हमें कहानी कहने की गति को बढ़ाना होगा और कहानी को खत्म करना होगा। चौथे और अंतिम सीजन को रॉटन टोमेटोज पर 100% रेटिंग मिली है। संपादकों ने निष्कर्ष निकाला, द स्ट्रेन एक शानदार सीजन के साथ समाप्त होता है जो दर्शकों को सीरीज की शुरुआती रोमांचक शुरुआत की याद दिलाएगा। कोलाइडर ने सहमति जताते हुए लिखा, द स्ट्रेन जबरदस्त ड्रामा और दुनिया का निर्माण प्रस्तुत करता है। अंतिम सीजन में प्रतिभाशाली कलाकार, शानदार प्रभाव और अद्वितीय सिनेमाई सौंदर्य शास्त्र, साहसिक कथात्मक चालों और संतोषजनक चरित्र विकास से मेल खाते हैं। द रिटर्न्ड 2015। क्यूज लोकप्रिय और अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार विजेता फ्रांसीसी सस्पेंस श्रृंखला लेस रेवेनेंट्स पर आधारित द रिटर्न्ड के शो रनर, सह डेवलपर, लेखक और कार्यकारी निर्माता थे। इस श्रृंखला का रूपांतरण फैब्रिस गोबर्ट ने किया था और ये रॉबिन कैम्पिलो द्वारा निर्देशित फीचर फिल्म दे केम बैक से प्रेरित थी। रायल टकर ने भी शो रनर और कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 10 एपिसोड के पहले सीजन का प्रीमियर 9 मार्च 2015 को हुआ। ये श्रृंखला एक छोटे से शहर पर केंद्रित थी, जहां उस समय उथल-पुथल मच जाती है जब कई स्थानीय लोग, जिन्हें लंबे समय से मृत मान लिया गया था, अचानक फिर से प्रकट होते हैं। द रिटर्न्ड का सह-निर्माण A+E स्टूडियोज और फ्री मेंटल मीडिया नॉर्थ अमेरिका ने फ्रांसीसी श्रृंखला के निर्माता हाउट एट कोर्ट टीवी SAS के सहयोग से किया था। जून 2015 में एक सीजन के बाद शो को रद्द कर दिया गया। कॉलोनी 2016 से 2018। क्यूज और रायान कॉन्डल USA नेटवर्क के लिए कॉलोनी के निर्माता, शो रनर और कार्यकारी निर्माता थे। ये लेजेंडरी टेलीविजन और यूनिवर्सल केबल प्रोडक्शंस का एक सह निर्माण था। कॉलोनी एक पारिवारिक ड्रामा स्लैश थ्रिलर है जो लॉस एंजलिस में एक रहस्यमय विदेशी कब्जे के बाद के जीवन और प्रॉक्सी सरकार द्वारा बढ़ते प्रतिरोध आंदोलन को कुचलने के प्रयासों के बारे में है। एकेडमी पुरस्कार विजेता अर्जेंटीना के निर्देशक जुआन जॉस कैम्पानेला ने पायलट एपिसोड का निर्देशन किया। कॉलोनी में जोश हॉलोवे और सारा वेन कैलिस ने अभिनय किया। कॉलोनी के 10 एपिसोड वाले पहले सीजन का प्रीमियर 14 जनवरी 2016 को हुआ। 4 फरवरी 2016 को USA नेटवर्क ने कॉलोनी को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया और 13 एपिसोड का ऑर्डर दिया। कॉलोनी विज्ञापन समर्थित केबल पर शीर्ष 10 स्क्रिप्टेड पहले सीजन के ड्रामा में से एक थी। सीजन 2 में कॉलोनी गुरुवार की रात को कुल दर्शकों के मामले में नंबर 1 केबल स्क्रिप्टेड सीरीज थी। 4 अप्रैल 2017 को कॉलोनी को तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जो रद्द होने के कारण अंततः अंतिम सीजन साबित हुआ और प्रोडक्शन लॉस एंजलिस से वैंकूवर में स्थानांतरित हो गया। कुल मिलाकर कॉलोनी ने अपने 3 सीजन के लिए रॉटन टोमेटोज पर 92% रेटिंग अर्जित की। दर्शकों की संख्या में गिरावट और 3 सीजन के बाद रद्द होने के बावजूद कॉलोनी को बाद में एक कम सराही गई विज्ञान कथा श्रृंखला के रूप में पुनर्मूल्यांकन किया गया। लेखक स्टीफन किंग ने इसके मूल प्रसारण के दौरान शो की प्रशंसा करते हुए इसे स्मार्ट, सस्पेंसफुल, विध्वंसक, विचारोत्तेजक बताया। शो के रद्द होने के बाद के साक्षात्कारों में स्टार जोश हॉलोवे ने कहा कि श्रृंखला मूल रूप से 5 या 6 सीजन तक चलने की योजना थी और इसका समापन एक बड़े पैमाने पर अंतर आकाशगंगा संघर्ष में होता। उन्होंने कहा कि अचानक अंत दिल दहला देने वाला था। साथ ही उन्होंने लेखन की गुणवत्ता के कारण शो के स्थायी प्रशंसक वर्ग को भी स्वीकार किया। बात कर ले इसके एक तरह से रिलीजिंग के बारे में, तो 15 मई 2026 को इसे रिंग्स टाइम्स स्टारियर में रिलीज़ किया गया था।
लिमिटेड लोगों के लिए। उसके बाद इसे रिलीज़ किया गया 20 मई 2026 को इसे रिलीज़ कर दिया गया है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। बाकी इसकी रनिंग लेंथ जो है 107 मिनट है। अमेरिका में से बनाया गया है। मेन बेस जो लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। बाकी मैंने सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के साल पर सेट कर दीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।